आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और ऑफ खरीफ क्रॉप्स, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है ग्राउंडनट यानी मूंगफली। ठीक है, तो मूंगफली के बारे में हम आज को बताएंगे। अगर बात करें मूंगफली को, तो मूंगफली को जो है वो गरीबों का बादाम कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है अराइचिस हाइपोजिया होता है। इसकी फैमिली जो है वो फैबिएसी है और क्रोमोसोम नंबर होता है वो 40 होता है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में और फैक्ट आपको बताते हैं। ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट की फसल उत्पादन तकनीक के बारे में जानने से पहले हम बताएंगे आपको ग्राउंडनट, इसको हम जो है वो दूसरा नाम जो इसका क्या है, पीनट के नाम से भी जानते हैं। इसको पीनट के नाम से भी हम जानते हैं। अगर बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अराइचिस हाइपोजिया। अराइचिस हाइपोजिया, इसका जो फैमिली है फैबिएसी है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 14। इसे क्या कहते हैं, इसका अदर नेम है पीनट और पुअर मैन आलमंड। आलमंड के नाम से इसको जानते हैं, पुअर मैन आलमंड के नाम से जानते हैं। बात करें इसमें जो है वो ऑयल परसेंटेज का, इसमें 40 to 45% ऑयल परसेंटेज होता है। ठीक है, प्रोटीन जो इसमें होती है वो 22% प्रोटीन इसमें पाई जाती है। ठीक है, बात तो जो ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे हम अराइचिस हाइपोजिया होता है। इसका जो फैमिली है वो है फैबिएसी। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 14 है। इसका अदर नेम जो है वो है पीनट। इसे हम पुअर मैन आलमंड के नाम से जानते हैं, यानी गरीबों का बादाम के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑयल परसेंटेज जो होता है वो 40 से 45% होता है, और प्रोटीन जो होता है 20 से 22% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगर हम और भी इसकी जानकारी लेना चाहें कुछ और फैक्ट के बारे में, तो इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो मूंगफली भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो मूंगफली जो है वो यानी ग्राउंडनट ऑयल क्रॉप्स में अगर बात आती है तो तिलहनी फसल में सबसे प्रमुख फसल है, और इसमें 45 से 50% तक तेल तथा 25 से 30% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लगभग मान के चलिए कि 45 से 50 भी है, कहीं 40 से 45% ऑयल जो है वो परसेंटेज पाया जाता है। और इसकी कुछ वैरायटी होती है जिसमें इसकी प्रमुख 2 वैरायटी होती हैं। तो एक वैरायटी में लगभग प्रोटीन का भी अंतर होता है, किसी में 20 से 22% और किसी में जो है वो 25 से 30% प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। मूंगफली का उपयोग खाद्य तेल, भुने दाने, मिठाइयों, मक्खन, पशु आहार तथा विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती खरीफ, रबी तथा ग्रीष्म तीनों मौसमों में की जाती है। हालांकि खरीफ मौसम इसकी मुख्य खेती का समय है। वैज्ञानिक उत्पादन तकनीकों को अपनाकर किसान अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रोटीन को जो है वो गरीबों का बादाम इसलिए कहता है कि प्रोटीन में जो ग्राउंडनट के अंदर जो है वो सबसे अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 25 से 30%, यानी 20 से 30% हम कह सकते हैं कि 20 से लेकर 30% तक प्रोटीन जो अच्छा है वो पाया जाता है। और ऑयल परसेंटेज भी जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, जो कि हृदय रोगियों के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है, इसीलिए इसे गरीबों का बादाम कहते हैं। ठीक है,
और ये तीनों मौसमों में लगभग खरीफ और रबी और ग्रीष्म तीनों मौसमों में इसकी खेती जो है वो प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, जलवायु की बात करें, जलवायु एवं भूमि की बात की जाए तो मूंगफली गर्म एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, उपयुक्त माना जाता है। बीज अंकुरण के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि सीड जर्मिनेशन के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। और जो है फसल का लगभग 500 से 1000 mm वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फसल को लगभग 500 से लेकर के 1000 mm वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक वर्षा या जल भराव की स्थिति में फसल प्रभावित हो जाती है, यानी कि जो वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, अधिक जल भराव की अवस्था होती है या फिर ज्यादा बरसात हो जाती है तो फसल सही से ग्रोथ नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसके लिए शुष्क जलवायु जो है वो अच्छी मानी जाती है। शुष्क और आर्द्र मौसम जो है वो अच्छा माना जाता है इसके वृद्धि एवं विकास के लिए। ठीक है, जनरली 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए अच्छा माना जाता है। मूंगफली के लिए अच्छी जल निकास वाली जो होती है बलुई दोमट अथवा दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अगर बात करें इसके सॉइल की तो जो मूंगफली की खेती के लिए जो है वो बली दोमट मृदा या और अच्छे जल निकास वाली, ठीक है, जहां पर वर्षा का जल जो है वो अच्छे से बाहर निकल जाए, यानी अच्छा गुड ड्रेनेज सिस्टम जहां पर होता है वहां पर मूंगफली खेती की जाती है। जल भराव की दशा में मूंगफली खेती वहां पर नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो और मिट्टी का जो पीएच होता है वो 6.0 से लेकर के 7.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हल्का अम्लीय और हल्का क्षारीय मृदा भी ये जो है मूंगफली खेती अच्छे से की जा सकती है। भारी तथा जल भराव वाली भूमि में खेती नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाईवी सॉइल जो होती है और जहां पर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है वहां पर इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है, उस मृदा में इसकी खेती जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर बात करें खेत की तैयारी की, ठीक है, फील्ड प्रिपरेशन की बात की जाए तो अच्छी उपज के लिए खेत को भुरभुरा बनाना आवश्यक होता है, यानी कि अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खेत को हल्का बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए तथा उसके बाद 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को समतल कर लेते हैं और अंतिम जुताई के समय पाटा लगाना चाहिए और नमी संरक्षण करना चाहिए। यदि खेत में खरपतवार अधिक हो तो जुताई के समय पूरी तरह से उसे नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तैयारी क्या करें कि पहली जो गहरी जुताई है वो एमबीपी प्लाउ से करना चाहिए, यानी गहरी जुताई लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर तक जो है वो गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद कल्टीवेटर की सहायता से बड़े ढेलों को तोड़ करके मिट्टी को भुरभुरा करना चाहिए। उसके बाद फिर जो है वो पाटा लगा करके बीज की बुआई करना चाहिए, जिससे कि नमी का संरक्षण हो सके और जो खरपतवार है उससे फसल को मुक्त किया जा सके। तो इस प्रकार से खेत की तैयारी जो है वो की जाती है। इसके लिए इसके उन्नत किस्मों की बात करें, इम्प्रूव्ड वेराइटीज की अगर बात की जाए तो क्षेत्र और मौसम के अनुसार उपयुक्त किस्मों का चयन करना चाहिए। प्रमुख उन्नत किस्में कई सारी हैं, जैसे कि GG2, GG20, TG37, TG51, ये सारी इसकी उपयुक्त किस्में हैं। और IGCV 91114, JL24, कादरी 6 और कादरी 9। ठीक है, तो कादरी 6 और कादरी 9 ये इसकी महत्वपूर्ण वैरायटीज हैं। धरणी एवं गिरनार ये सारी इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। इसके अलावा एक प्रजाति है चंद्रा। ठीक है, चंद्रा भी जो है वो इसकी एक पॉपुलर वैरायटी है जो कि हमारे उत्तरी भारत में इसकी खेती जो है वो प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, इन किस्मों में अधिक उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता, बेहतर गुणवत्ता के लिए जो है वो ये जानी जाती हैं। अब बात करें हम टाइम ऑफ सोइंग की बुआई का समय क्या होता है, तो खरीफ मौसम के लिए, खरीफ सीजन के लिए जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम पखवाड़ा तक। ठीक है, तो खरीफ मौसम में जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जो है जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक जो है वो इसकी खेती जो है वो की जा सकती है। रबी मौसम की बात करें, रबी मौसम की तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है वो इसकी खेती की जा सकती है। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन की बात करें समर क्रॉप की तो जनवरी से फरवरी से लेकर जो है उसकी खेती प्रमुख रूप से की जा सकती है।
समय पर बुआई करने से पौधों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम समय पर बुआई करते हैं फसल की वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। बीज की मात्रा की बात करें, सीड क्वांटिटी की, तो बीज की मात्रा किस्म तथा दानों के आकार पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? बीज की मात्रा दानों और किस्म के आधार पर निर्भर करती है। जैसे फैलने वाली जो किस्म होती हैं, ठीक है, इसकी जो ग्राउंडनट की जो है 2 वैरायटियों का उपयोग जो है हम बुआई के लिए करते हैं। एक गुच्छेदार वाली मूंगफली होती है, दूसरी जो होती है वो फैलने वाली होती है, स्प्रेडिंग टाइप की। ठीक है, तो गुच्छेदार वाली और स्प्रेडिंग टाइप 2 प्रजातियों जो है इसकी होती है। जो फैलने वाली जो वैरायटी होती है उसके लिए 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, फैलने वाली जो प्रजाति होती है उसके लिए 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, और गुच्छेदार जो किस्म होती है उसके लिए 100 से 125 किलोग्राम, ठीक है, 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो बीज दर की आवश्यकता जो है वो होती है। इस प्रकार से बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वस्थ और परिपक्व तथा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, हमेशा बुआई के लिए स्वस्थ, परिपक्व और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वो जो है बीजों का अच्छा अंकुरण हो, उत्पादन अच्छा प्राप्त हो और जो बीज हो उनकी आनुवंशिक गुणवत्ता भी अच्छी हो, रोग मुक्त एवं कीट मुक्त का उत्पादन किया जा सके। इसलिए हमेशा जो है वो मूंगफली की फसल की बुआई के लिए हमेशा सर्टिफाइड सीड का ही प्रयोग करना चाहिए। बीज उपचार की बात की जाए, सीड ट्रीटमेंट की, तो बुआई से पहले बीज उपचार करने से रोग एवं कीटों के प्रकोप से फसल को बचाया जा सकता है। ठीक है, फफूंदनाशी से बीज को क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। ठीक है, बुआई से पहले जो है वो फफूंदनाशक यानी फंजीसाइड से सीड को ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके बाद राइजोबियम एवं फास्फेट घुलनशील जीवाणु पीएसबी कल्चर से बीजोपचार करें। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो सीड ट्रीटमेंट, इसके बाद राइजोबियम एवं फास्फेट घुलनशील, ठीक है, राइजोबियम फास्फेट घुलनशील यानी पीएसबी कल्चर से क्या करना चाहिए, बीज को उपचारित करना चाहिए। ठीक है, उपचारित बीजों का छाया में सुखाकर तुरंत बुआई करना चाहिए। उपचारित जो बीज है उसे छाया में सुखा करके तुरंत जो है वो बुआई करना चाहिए। तो इस प्रकार से कई सारे जो फंजीसाइड्स हैं जैसे कि कार्बेंडाजिम हो गया, थायरम हो गया, उससे बीज को उपचारित करना चाहिए। बीज को उपचारित करने से क्या होता है कि जो मृदा जनित रोग होते हैं उनसे फसल को बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है राइजोबियम से भी उपचारित किया जाता है। राइजोबियम से उपचारित करने पर जो एक सूक्ष्म जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीव है राइजोबियम, उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे जो है ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, बुआई की विधि की बात करें, सोइंग मेथड की, तो बीजों की बुआई सीड ड्रिल अथवा हल के पीछे कतारों में करनी चाहिए। ठीक है, बीजों की बुआई है सीड ड्रिल अथवा कतारों में जो है वो पीछे कतारों में की जाती है। ठीक है, कतार से कतार की जो दूरी होती है वो 30 से 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए, 30 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और पौधे से पौधे की जो दूरी रखी जाती है 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, बुआई की गहराई जो होती है वो 4 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा गहराई में बोना चाहिए, तो बुआई की गहराई जो रखना चाहिए 4 से 6 सेंटीमीटर के बीच में रखना चाहिए। उचित दूरी रखने से पौधों को पर्याप्त प्रकाश, वायु और पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, अगर उचित दूरी हम रखते हैं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश, हवा, नमी, ये सारी चीजें मिलती हैं, जिससे पौधों की अच्छी जो है वो वृद्धि एवं विकास होता है और कई प्रकार की बीमारियों से, कीटों से फसल को बचाया जा सकता है। ठीक है, उर्वरक प्रबंधन की बात करें, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, उर्वरकों का प्रयोग हमेशा कैसे करना चाहिए, मिट्टी को परीक्षित करके, मिट्टी को जांच करा करके तभी हमें उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मृदा में कौन से तत्व की कमी है। ठीक है, जनरली बात करें नाइट्रोजन जो है वो कम देना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल से
जो राइजोबियम होता है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करता है इसकी जड़ों में, तो नाइट्रोजन इसमें कम आवश्यकता पड़ती है, तब भी लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस जो है वो 40 से 60 किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। पोटाश जो है 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें तो 5 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय मिला देना चाहिए। ठीक है, 5 से 10 टन जो है वो सड़ी हुई गोबर की खाद जो है यानी कंपोस्ट को जो है पहली जब हम जुताई करते हैं उसके बाद खेत में मिला देना चाहिए। और फूल आने के समय जिप्सम का प्रयोग करने से फलियों का विकास क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग स्टेज में अगर जिप्सम की थोड़ा कमी है तो जिप्सम का उपयोग अगर करते हैं तो फूलों का विकास जो है वो, फलियों का जो भराव होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर जिंक एवं बोरान संतुलित उपयोग करें। ठीक है, अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो जिंक एवं बोरान का भी संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिससे फलियों का विकास जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, सिंचाई की बात करें, इरिगेशन मैनेजमेंट की, तो खरीफ की वर्षा आधारित फसल में सामान्य से अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। यदि वर्षा की कमी हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों में 5 से 7 सिंचाइयाँ की जाती हैं। ठीक है, रबी और ग्रीष्मकालीन की जो फसल होती हैं, गर्मियों की जो फसल होती हैं उसमें 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, और सिंचाई जो है यानी मुख्य CRI स्टेज होती है सिंचाई की, जैसे कि मुख्य क्रांति से फूल आने की अवस्था में। ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज में सिंचाई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेग बनने की अवस्था में यानी पेगिंग स्टेज जो होती है, तो पेगिंग स्टेज क्या होती है, जो कि फलियों बनने की अवस्था जो होती है। ठीक है, इसमें जो पेग होते हैं वो जो है फली के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पेगिंग स्टेज में सिंचाई की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उत्पादन भी बहुत प्रभावित होता है। फली बनने की अवस्था में भी यानी पॉड फॉर्मेशन स्टेज में भी सिंचाई की कमी यानी जल की कमी नहीं होना चाहिए। दाना भरने की अवस्था, तो ये सारी जो है वो मुख्य CRI स्टेज होती हैं, इसमें जल की कमी नहीं होना चाहिए। जल भराव से बचना अत्यंत आवश्यक होता है और अत्यधिक जल भराव जो है वो नहीं होना चाहिए। सिंचाई होना चाहिए, साथ साथ अगर जल भराव की अवस्था हो गई तो फसल खराब हो जाती है। ठीक है, वो जो है सड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। कि खरपतवार की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत हम फसल के प्रारंभिक 40 से 45 दिन खरपतवार नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो 40 से 45 दिन का जो समय होता है उसमें खरपतवार जो है वो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, तो उस समय खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए खेत को, जिसके लिए निराई गुड़ाई करना चाहिए। यानी 20 से 25 दिन बाद जो है वो फसल में पहली निराई गुड़ाई करना चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई वो 35 से 40 दिन के बाद करना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता होने पर तमाम प्रकार के खरपतवार नाशी हैं, पेंडामिथिलिन, क्लोरोसाइक्लिन आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे हमें उपयोग करना चाहिए। अर्थिंग अब की बात करें यानी मिट्टी चढ़ाना की, तो फूल आने एवं पेग बनने की समय पौधों के आधार पर हल्की मिट्टी चढ़ाने से फलियों का विकास क्या होता है, बेहतर हो जाता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। तो फ्लावरिंग स्टेज के समय और पेगिंग अवस्था में, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज में और पेगिंग अवस्था में क्या होता है, अर्थिंग यानी मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस समय जो है वो पौधों को सहारा मिलता है, पौधों का आधार मजबूत होता है, जिससे फलियों का जो विकास होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, प्रमुख कीट एवं उनका प्रबंधन की बात करें तो पत्ती खाने वाली इल्ली जैसे लीफ ईटिंग कैटरपिलर, यह पत्तियों को खाती है और पौधे को नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए खेत की नियमित निगरानी करें, इसमें प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप का प्रयोग करें और तमाम प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड हो गया, ठीक है, क्लोरोडेक्योन हो गया। इस प्रकार के जो है वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। माहों की बात करें तो ये रस चूसते हैं और पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के जो है वो विषाणु जनित रोग को भी फैलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो है वो विषाणुओं को रोकने के लिए, मतलब कि एफिड्स को रोकने के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड या फिर नीम ऑयल का प्रयोग जो है वो करना चाहिए या फिर एलोट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम एफिड से खेत को अपने बचा सकें। ठीक है,
पीले ट्रैप का प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी विधियों को अपना करके हम एफिड से खेत को बचा सकते हैं। प्रमुख रोग एवं उनके प्रबंधन की बात की जाए तो जैसे कि प्रमुख रोग है इसका टिक्का डिजीज। ठीक है, टिक्का डिजीज, जो टिक्का डिजीज का मुख्य रोग होता है, ठीक है, यह रोग पत्तियों पर भूरे या काले धब्बे बनते हैं, जिससे पत्तियां क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। तो इसके बचाव के लिए क्या होना चाहिए, रोगरोधी किस्मों को उगाना चाहिए और इसके अलावा बीज उपचार करना चाहिए। तमाम प्रकार के रसायन से बीज को उपचार करके बोना चाहिए, या फिर आवश्यकता अनुसार जो है वो कई सारे फंजीसाइड्स हैं, कार्बेंडाजिम हो गया, ठीक है, और कार्बेंडा जो डाइथेन 45 आदि का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। रस्ट रोग की बात करें तो पत्तियों की निचली सतह पर भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, इसे हम रस्ट डिजीज कहते हैं। ठीक है, इसके लिए रोग अवशेष नष्ट करना चाहिए, यानी कि जो फसलों का अवशेष होता है, खरपतवार होता है, इसको नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि यह बीमारी खेत में फैलती है। एवं आवश्यकता अनुसार कार्बेंडाजिम या डाइथेन 45 का प्रयोग करना चाहिए, उसका छिड़काव खेत में फसलों पर करना चाहिए। ठीक है, कॉलर रॉट डिजीज, कॉलर रॉट एवं तना गलन, कॉलर रॉट एंड स्टेम रॉट, यह पौधों की प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित करता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, बीज को हमेशा ट्रीटमेंट करके ही बोना चाहिए, क्योंकि ये मृदा जनित रोग होता है और खेत में हमेशा जल भराव नहीं उत्पन्न होना चाहिए, मतलब कि जल भराव, वाटर लॉगिंग की कंडीशन को रोकना चाहिए। ठीक है, और अच्छा फसल चक्र अपनाना चाहिए, खेत फसलों को हेर फेर कर बोना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट की है तो प्रमाणित बीज का हमेशा उपयोग करना चाहिए, संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाना चाहिए, समय पर फसल की बुआई करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए और नियमित खेत का निरीक्षण करना चाहिए, रोग एवं कीट का प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रण करना चाहिए। ये सारी विधियों को अपना करके हम IPM का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। फसल की खुदाई की बात करें, हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप की बात करें तो जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगें, जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगें तथा अधिकांश फलियां परिपक्व हो जाएं, तब फसल की खुदाई करनी चाहिए और अधिक देर करने पर फलियों मिट्टी में टूट कर रह जाती हैं। तो समय पर जो है वो फसलों की हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए, जब पत्तियां क्या होती हैं, पीली पड़ने लगें और फलियां जो है परिपक्व हो जाएं, तब हमें फसल की खुदाई या हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर लेट करते हैं तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा खुदाई के बाद पौधों को 3-4 दिन तक सुखाना चाहिए। इसके बाद फलियों को अलग अलग करके अच्छी तरह सुखाना चाहिए, जब तक कि उनमें नमी जो है वो 8 से 10% ना हो जाए। तो फलियों की खुदाई करने के बाद उन्हें अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए और उन्हें अलग अलग करके धूप में अच्छी तरह सुखाना चाहिए, और तब तक सुखाना चाहिए जब तक कि फलियों के अंदर 8 से 10% नमी ना रह जाए, तब तक उन्हें अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। ठीक है, भंडारण की बात करें तो भंडारण से पहले फलियों को अच्छी तरह से सुखाना आवश्यक होता है। सूखी या साफ जगह पर बोरियों में भर करके रखना चाहिए। ठीक है, गोदाम में नमी, कीटों, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय में भंडारित उपज का निरीक्षण करते रहना चाहिए। ठीक है, तो भंडारण के लिए फलियों को अच्छी तरह सुखा करके, यानी 8 से 10% जब नमी रह जाए तब फलियों को भंडारण करना चाहिए। और जहां पर हम भंडारित कर रहे हैं, भंडार गृह को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना चाहिए, जो है चूहों से, कीटों से मुक्त कर देना चाहिए। दीवार हो पुताई उताई करके साफ सुथरा जो है चूने से अच्छी तरह से दीवारों को पेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर हम जूट के बोरे में रख रहे हैं तो जूट के बोरों को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके तब उसमें हम जो है फलियों को भरना चाहिए। और अगर भूसे में कर रहे हैं तो भूसे में लगभग दीवार से थोड़ा 2-2.5 मीटर, लगभग 2-2.5 फीट दूर करके जो है भूसे में उसको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो अच्छी तरह साफ सुथरी जगह में हमें भंडारण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट की। तो उन्नत तकनीकों का प्रयोग से वर्षा आधारित परिस्थितियों में लगभग 20 से 25 कुंटल, ठीक है, उत्पादन की बात करें तो रेनफेड कंडीशन में 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित परिस्थितियों में 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन इससे प्राप्त हो जाता है। और अधिक उत्पादन प्राप्त किया सकता है। उच्च गुणवत्ता वाली उपज किसानों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाती है, इससे शुद्ध लाभ में वृद्धि होती है।
ठीक है। तो सही तकनीकों का उपयोग करके, अच्छी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस को करके जो है अगर हम ध्यान देते हैं तो फिर हमें उत्पादन अच्छा प्राप्त हो जाता है। तो अच्छा उत्पादन से क्या होता है कि क्योंकि मूंगफली का बाजार मूल्य भी काफ़ी अच्छा है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ किसानों को कमाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने आपको पढ़ा दिया मूंगफली की खेती। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो है अच्छे से बात करिए, और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।